ओके, तो आज हमें जो टॉपिक है जिसको आज हम क्लियर करेंगे, इसके रिकॉर्डिंग आज बनाएंगे हम। इट इज़ द जुडिशरी। ठीक, तो इसमें भी, इस चैप्टर में भी आपके दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले हम जुडिशरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो हालांकि 2-3 मरतबा मैंने आपको ये समझाया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और नटशल में भी मैंने इसकी समरी आपको समझाई, और आज हम इसकी रिकॉर्डिंग बना रहे हैं। एक मरतबा आप फिर इसको देखेंगे और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, ओके। सो द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन। जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये मैंने बारहा आपको बताया, इसका मतलब है कि हर शख्स को लॉ, कानून के तहत हर शख्स को डील किया जाएगा और कानून के सामने हर एक बराबर होगा, हर एक बराबर। एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड। अब अगर किसी ने कानून को तोड़ दिया है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? उस सूरत में एक खास प्रोसीजर के तहत हम ये देखते हैं कि किस तरह से इसने कानून को तोड़ा है और उसकी सजा क्या हो सकती है, उसकी सजा क्या हो सकती है। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव a judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. अब इस सिस्टम को एक खास तरीके से हमने डिवाइस किया है जिसको हम कोर्ट्स कहते हैं, और कोई भी शख्स जब मजबूर हो जाता है किसी वजह से, अगर उसके साथ कोई काम गलत हो जाता है, तो फिर एक मैकेनिज्म है कोर्ट्स का, हमारे पास अदालतें हैं। तो वो शख्स, वो सिटीजन, वो शहरी इस मुल्क का अपनी वो शिकायत लेके कहां पर जाता है? कोर्ट्स के पास जाता है, और फिर वो कोर्ट देखता है कि किस तरह से कानून की जो है वायलेशन हुई है, कानून को किस तरह से तोड़ा गया है। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। हमें पता है कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, आप ये जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके 3 ऑर्गन है। इसमें लेजिस्लेचर है, दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा कौन सा है? जुडिशरी है। यानी लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है, ये इनमें से, इन 3 में से अहम रोल इसका है, जुडिशरी का, कि इसके जरिए से जो है कानून जो है उसके हिसाब से, कानून के हिसाब से मामलात को तय करना, रेजोल्यूशन जो है जिसको हम कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इससे किया जाता है जुडिशरी के जरिए से। अब हम देखेंगे कि जुडिशरी जो है, इसका हमने देखा कि ये अहम पार्ट है, अहम हिस्सा है गवर्नमेंट का। तो इसका रोल बुनियादी तौर पर क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी का रोल असल में क्या है? जुडिशरी, या जिसको आप बालफाज देकर कोर्ट्स भी कह सकते हैं, अदालतें जिनको हम कहते हैं, कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। हमें पता है कि कोर्ट्स जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर वो अमल दरामद करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं कि, और इस चैप्टर को जब हम इस पर हम बहस कर रहे थे, तो इसमें हमने पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जुडिशरी का काम होता है, लेकिन इसमें हमने 3 अहम काम पढ़े हैं, और मैंने आपको बारहा उन 3 कामों के बारे में बताया। और द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। हम उसी के बारे में अब बात करेंगे कि इन ए नटशल अगर हम देखेंगे तो 3 अहम चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। अगर आपको याद है जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको याद है तो आप मेरे लिए उसको दोहराएंगे। ओके, गो अहेड। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाता है। और वेरी गुड, जुडिशियल रिव्यू, वेरी गुड। तो पहले हम देखेंगे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है। यानी डिस्प्यूट अगर 2 अशखास के बीच में, या 2 नहीं, मुल्कों के नहीं, सिटीजन और स्टेट के बीच में, या 2 स्टेट्स के बीच में, या स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कहां जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। तो ये पहला काम है। सो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 12 मैंने आपको बताया कि इसमें जब हम देखेंगे कि डिस्प्यूट या तो मसला होता है शहरियों को आपस में होता है, दो लोगों को आपस में होता है गड़बड़, या फिर किसी शहरी को गवर्नमेंट के साथ कोई डिस्प्यूट होता है। आपने बहुत दफा सुना होगा कि
फलानी नौकरी के लिए लिस्ट निकला है, तो फलानी शख्स जो है उसने कोर्ट में इसका स्टे कर दिया है, तो उस वक्त डिस्प्यूट किसके साथ होता है? गवर्नमेंट के साथ होता है। बात समझ में आई? इसी तरह दो स्टेटों के बीच में कोई मसला होता है, इसी तरह स्टेट और सेंटर के बीच में भी कोई मसला हो सकता है। तो इन्हीं का सद्भाव करने के लिए जो है जुडिशरी पहला काम करती है। नंबर 2, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैंने ये बारहा आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लेजिस्लेटर्स जो हमारे होते हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स जो हमारे होते हैं, उनको भी पूरे कानून का पता नहीं होता है। ये पूरा कानून जो पढ़ते हैं या तो वो जजेस होते हैं या फिर लॉयर्स हमारे होते हैं, तो वो सारे के सारे कोर्ट में या कचहरी में या जिसको हम अदालत कहते हैं उनमें काम करते हैं। तो जुडिशरी में ऐसे लोग रहते हैं जिनको पूरे कवानीन का पता होता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन की उनको खबर होती है, सारे लॉज के बारे में उनको पता होता है। तो अब अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स हो जो कानून की इंटरप्रिटेशन कर सकता है, जो कानून की वजाहत कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी है, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी है। सो द जुडिशरी आल्सो हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स दैट दीज आर a violation of the basic structure of the constitution। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि कोर्ट में बैठे हुए जजेस जानते हैं, तो जुडिशरी कहीं पर भी नोटिस लेके पार्लियामेंट के किसी भी कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, उसको नकार सकते हैं कि इसको खत्म करो, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का असल इल्म किन के पास होता है? इन्हीं जुडिशरी में काम करने वाले जजों और लॉयर्स। समझ रहे हैं? तो वही लोग असल में कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म रखते हैं। लिहाजा अगर पार्लियामेंट में कोई गलत कानून भी कभी पास होता है तो उसकी तस्हीह भी कौन कर सकता है? यही जुडिशरी। तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। नंबर 3, तीसरा काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated। कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट ने मेरे बुनियादी जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने याद करने के लिए कहे, एंड आई होप जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो मैं आपसे वो सुनूंगा कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है वो अगर वायलेट होंगे तो हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? ये तीसरा काम है। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब मसला यह है कि हम कैसे ये कह सकते हैं कि अदालतों पर हमें भरोसा है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो इंसाफ हमें देंगे और वो आजादाना तरीके से देंगे, कोई उसको मैलाइन नहीं कर सकता, कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो किस तरह से हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमारे पास किस तरह से है? हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि अदालतें आजाद हैं? अदालतें आजाद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स वीक अगेंस्ट पावरफुल बाय प्रोवाइडिंग द इंडिपेंडेंस टू द जुडिशरी। कमजोर लोगों को बचाने के लिए, ज्यादा ताकतवर लोग हैं उनसे बचाने के लिए हमारी जुडिशरी जो इंडिया में है, हमारा निज़ाम कानून जो है, अदालतें जो हमारी हैं वो आजाद है, वो गवर्नमेंट के तहत नहीं आती है, बल्कि वो गवर्नमेंट का एक अलग से एक ऑर्गन है और इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, आजाद एक उसका बाजू है। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। और कोर्ट किसी भी तरह से गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है और वो गवर्नमेंट के कहने पर कोई भी काम नहीं करता है, बल्कि आजादाना तरीके से काम करता है। वन एस्पेक्ट ऑफ डिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको पता है जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसके की फीचर्स में हमने पढ़ा कि उसके की फीचर्स में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी आता है कि हमारे पास लेजिस्लेचर का अलग पावर होता है, एग्जीक्यूटिव का अलग पावर होता है और जुडिशरी का अलग पावर होता है। इट मीन्स दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी जो गवर्नमेंट के 2 बाकी ब्रांचेस हैं जिसमें लेजिस्लेचर आता है और जिसमें एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। वो जुडिशरी में, वो अदालतों के काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। मोरओवर
all judges in the high court as well as the supreme court are appointed with very little interference from other branches of the government. दूसरी बात यह है, जितने भी हमारे कोर्ट्स में जो हमारे जजेस होते हैं, उन जजों को अपॉइंट करने में बाकी गवर्नमेंट ऑर्गन्स का ज्यादा हाथ नहीं होता है. अब अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो वंस अपॉइंटेड इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ए जज. एक मर्तबा जज को अपॉइंट किया गया, फिर गवर्नमेंट के हाथ में यह नहीं रहता है कि वो जज को हटा सके अपने काम से. समझ रहे हैं मेरी बात? तो यह बहुत मुश्किल है कि किसी भी जज को कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करे. अब ये अलग बात है कि कभी कभार ऐसा होता है, वो खुद के इंक्लिनेशन से है. अगर किसी जज साहब का अपना कोई इंक्लिनेशन किसी चीज की तरफ होता है तो ऐसा मुमकिन होगा. लेकिन आमतौर पर अगर हम आम हालात की बात करें तो यहां पर हमारे जजेस जो है वो इंडिपेंडेंटली जुडिशरी में सारा काम अंजाम देते हैं, बिल्कुल आजादाना तरीके से इंसाफ देते हैं. It is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive. ये कोर्ट ही है, ये हमारी जुडिशरी है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो उस गवर्नमेंट के उन दो हिस्सों में जो लोग आते हैं उनके पावर को रेस्ट्रेन करते हैं, उनके पावर को कंट्रोल करते हैं, उनको अपने पावर्स का मिसयूज करने नहीं देते हैं, उनका गलत इस्तेमाल वो नहीं कर सकते हैं. उनके ऊपर भी कदगन लगाने के लिए हमारे पास जुडिशरी मौजूद है. इट आल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड. और अभी हमने जो पढ़ा कि रोल क्या होता है जुडिशरी, उसमें हमने ये भी पढ़ा. तो यहां पर भी जुडिशरी आजाद है किसी भी शख्स के फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करने के लिए, उसको कोई नहीं रोक सकता है इससे. जब भी कोई शख्स ये समझता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो गए हैं, मेरे बुनियादी हुकूक को ख़त्म किया गया है, तो वो किसी भी कोर्ट में जाके अपने फंडामेंटल राइट्स को की गुहार लगा के उनको हासिल कर सकता है. उसके बाद व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है. यानी पहले कौन सा हिस्सा आता है, फिर कौन सा हिस्सा आता है. समझ रहे हैं? यानी किस तरह से ये काम करता है. पहले हम कहाँ जाएं, अगर हमारे दो लोगों के बीच में कोई मसला होगा तो पहले कहाँ जाएं, अगर वहाँ हम सेटिस्फाइड नहीं है फिर कहाँ जाएं, अगर वहाँ भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर कहाँ जाएं. तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, किस तरीके से काम होता है. देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री. 3 तरह के लेवल्स हैं हमारे पास. एट द कंट्री लेवल इज द सुप्रीम कोर्ट that is located in New Delhi and is presided over by the Chief Justice of India. पूरे मुल्क में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर वाले जज को हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं. और ये सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज इन दिल्ली, ये दिल्ली में. कहां पर? और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेडक्वार्टर वही है, तो सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर है. यानी ओवरऑल सारे कोर्ट्स के ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड Supreme Court. At the state level is High Court, which is the highest court of the state. और हर स्टेट के अंदर एक स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं, जिसको हम हाई कोर्ट. और हमारे यहां भी हाई कोर्ट जो है श्रीनगर में. बात समझ रहे हैं मेरी? और हर स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट होता है. तो यानी सुप्रीम कोर्ट एक और नीचे जितने स्टेट, जितने यूनियन टेरिटरीज, उनके अपने अपने क्या हैं? हाई कोर्ट्स. उसके बाद एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स प्रिजाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज. फिर हर डिस्ट्रिक्ट में या हर तहसील में, बहुत सारी जगहों पर तहसील में भी कोर्ट होता है, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट जज होता है. ये डिस्ट्रिक्ट के चीजों को देखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक एक कोर्ट होता है. तो इस तरह से निचली सतह पर सबसे ज्यादा कोर्ट्स जो हमारे पास है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स होते हैं या तहसील लेवल के कोर्ट्स होते हैं. उसके बाद स्टेट लेवल के कोर्ट्स और फिर ऊपर सिर्फ एक कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं. उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि किस तरह से एक कोर्ट दूसरे कोर्ट से किस तरह से जुड़ा हुआ है, यह किस तरह से एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेशन थ्रू द अपीलेट, इसको हम कहते हैं कि एक कोर्ट में अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छी तरह से इंसाफ नहीं मिला तो आप अपील करके दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं.
तो इस तरह से इंटीग्रेशन हमने इन कोर्ट्स की बनाई है। दिस मीन्स दैट पीपल कैन अपील टू हायर कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। यानी किसी भी शख्स को अगर यह लग रहा है कि उसके साथ लोअर कोर्ट में अच्छी तरह से इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो उससे बड़े कोर्ट में जा सकता है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप अगर मुकदमा हार भी जाएंगे तो अपने मुकदमे को आप हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर फिर आप हाई कोर्ट में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको हम अपीलेट जुरिसडिक्शन कहते हैं। यानी एक कोर्ट से निकल के आप दूसरे कोर्ट में अपील दायर करके फिर वहां से भी अगर आपको इंसाफ ना मिले तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। हाउएवर द डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। लेकिन कोई अगर हाई कोर्ट में केस हारेगा वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकता है। यानी अगर ऊपर वाले कोर्ट्स में कोई डिसीजन हुआ वो नीचे वाले कोर्ट्स में उसकी अपील नहीं हो सकती है। लेकिन अगर निचले वाले कोर्ट में आपने कोई केस हारा है तो आप ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो हायरार्की का हमें ख्याल रखना पड़ता है। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। तो इसका सीधा मतलब यह भी हुआ कि अगर कोई काम, अगर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब उसके ऊपर आप किसी जगह नहीं जा सकते हैं, उसकी अपील आप कहीं नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फाइनल होगा। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम? अब जो हमारा ये लीगल सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का महकमा है, इसके ब्रांचेस कितने हैं, किस तरह से ये काम करता है, इसके अलग अलग हिस्से हैं। कल भी मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम लीगल सिस्टम को देखते हैं तो दो तरीके का सिस्टम हमारे पास, एक है क्रिमिनल लॉ और दूसरा है सिविल लॉ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीगल सब्जेक्ट्स, दैट इज क्रिमिनल एंड सिविल। हमारे पास लीगल सब्जेक्ट दो होते हैं, या तो क्रिमिनल या फिर सिविल आता है। और कल भी मैंने बताया एनी क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, अगर सोसाइटी के खिलाफ क्राइम होगा तो दैट फॉल्स अंडर क्रिमिनल लॉ, तो उसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी किया, मर्डर किया, चोरी किया, ये इसको हम कहते हैं ये सोसाइटी को इसका खतरा है। ऐसे 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 वायलेशन ऑफ लॉ से सोसाइटी को खतरा होता है। इशू सोसाइटी आसन मसला, तो इसको क्रिमिनल लॉ में हम देखते हैं, तो ये क्रिमिनल लॉ कहलाता है। एनी हार्म टू द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉल्स अंडर सिविल लॉ। लेकिन अब अगर दो लोगों के बीच का मसला है, लेकिन उसमें यह मामला नहीं होना चाहिए कि एक शख्स ने दूसरे के ऊपर हमला किया हो, बल्कि उनके बीच में कोई मसला है, प्रॉपर्टी का इश्यू है, उनके दो मियां बीवी के बीच में आपस में कोई नाइतिफाकी है, प्रोवाइडेड वो एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएं और एक दूसरे को मारे पीटे और एक दूसरे को जख्मी करें, तो तब ये सिविल नहीं रहता है, तब ये क्रिमिनल हो जाता है। बात समझ में आई? यानी जहां तक आपके हाथ का जहां तक ताल्लुक है, अगर आप किसी के ऊपर जुबान का कितना भी इस्तेमाल करेंगे तो ये क्रिमिनल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने हाथ का इस्तेमाल किया, चाहे उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ चाहे उसके लाइफ के खिलाफ, तो इट मीन्स इट इज ए क्रिमिनल, इट इज ए क्रिमिनल दिस टाइप ऑफ वायलेशन। तो आप अब सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि आज इसको मारा कल उसको भी मारेंगे, आज इसके पैसे आपने लूट लिए तो कल उसके भी ले लेंगे आप। हाँ, वंश दोन नफरन पानवे उनका आपस में कारोबार था, हालांकि वहां भी पैसा इन्वॉल्व है, उनको पैसे के ऊपर एक ने दूसरे का पैसा खा लिया, लेकिन वो सिविल होगा। क्यों? क्योंकि उसने रॉब करके उसको नहीं, ये आपस का मसला है। बात समझ में आई? सो एनी हार्म टू द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉल्स अंडर सिविल लॉ। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेलिंग एंड बाइंग, किसी ने किसी को कोई भी चीज बेची है, किसी ने खरीदी है, अब उनको कोई परेशानी आपस में हो गई, कुछ दपन है म्योस ईची कुनमुत, कुछ दपन म्योस ईची छोतमुत, समझ है इवन होता है ना ऐसे मसाइल। तो इन डिस्प्यूट्स को, इसके अलावा डिवोर्स एंड डीलिंग्स, आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने किसी प्राइवेट किसी कॉलेज में आपने कल एडमिशन किया और आपने वहाँ पैसे दिए और 10 दिन के बाद आपको पता चला कि इसकी रिकॉग्निशन नहीं है, तो आप उनके पास पैसा है आपका, समझ रहे हैं, तो आपके साथ जो डील वो फ्रॉड की तरह हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपस की डीलिंग के चीज़ें, या सर्विसेज एंड पेमेंट्स, आपको कहीं पर जो है आप मुलाजिम हैं, तो अब आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं दे रहे, उससे किसी को नुकसान हो गया तो उसने आप पर केस किया, तो वो सिविल में आ जाएगा।
बात समझ में आई? या किसी से आपने प्रॉमिस किया है कि पैसा उससे आपने उधार लिया है तो मैं 10 दिन के बाद दूंगा, आपने 10 दिन के बाद नहीं दिया, उसने कोर्ट में केस कर दिया, तो ये सिविल होगा। बात समझ रहे हैं? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? अब एक और मसला भी है, कोर्ट कचहरी जाना सबके बस की बात नहीं होती है, इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है, और इंसान को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह से कोर्ट में अपने केस को फाइल करना है। ये सारा प्रोसीजर काफ़ी लेंथी भी है और बड़ा हेक्टिक है, और सारे लोग ये जानते भी नहीं है। अब किस तरह से हम कहेंगे कि क्या हर शख्स को इंसाफ का दरवाज़ा दस्तयाब है? क्या हर शख्स कोर्ट जा सकता है? In principle, every citizen has a right to justice through the courts, but in reality, access to courts has always been difficult. कानूनी तौर पर, या जिसको हम कहेंगे उसूली तौर पर तो सबके लिए कानून है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या सब जा सकते हैं कोर्ट? नहीं जा सकते हैं, ये मुश्किल है। सबके लिए कोर्ट जाना मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है। फॉर ए वास्ट मेजॉरिटी इन इंडिया देयर आर पुअर पीपल, और बहुत सारे लोग जो इंडिया में हैं वो क्या है? वो गरीब लोग हैं, और उनको पता भी नहीं होता कोर्ट कहाँ है, और उनके राइट्स अक्सर बेशतर वायलेट होते हैं, और उन्हीं के साथ ज्यादा मसला होता है। मोर ओवर, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड पेपर वर्क। और जब आप कहीं पर किसी के खिलाफ केस दायर करते हैं, इसमें टाइम भी लगता है, इसमें पैसा भी लगता है, और इसमें बहुत जो लेखा जोखा होता है, लिखना, मतलब केस बनाना, और फिर लॉयर के साथ बात करना, फिर इस टाइम निकालना। लेकिन जो शख्स जिसके घर में बच्चे हैं और दिन में वो काम करता है और शाम को बच्चों को खिलाता है, वो कहाँ कोर्ट है कचहरी के चक्कर लगाएगा, और किस तरह से वो जाएगा वहाँ? पैसा अगर उसने जमा भी कर लिया हो तो अब उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो शाम को बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए ये उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। बात समझ रहे हैं मेरी? सो इन रेस्पॉन्स to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation or PIL. अब सुप्रीम कोर्ट ने 1980 की दहाई में यह देखा कि बहुत सारे कमज़ोर लोग जो है वो कानून का रास्ता इख्तियार नहीं कर पाते हैं अगर उनके साथ किसी तरह कोई जुल्म हुआ हो। तो अब उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया जिसको हम PIL कहते हैं, इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कोई ऐसा वायलेशन हो रहा है, कानून की कोई खिलाफ वर्जी इस तरह से हो रही है जिसमें आम लोगों का नुकसान हो रहा है, तो कोई भी शख्स एक अपील दायर कर सकता है सिंपल से पेपर पर किसी भी अदालत में कि इसको देख लिया जाए, यहां पर जुल्म हो रहा है, यहां पर कानून तोड़ा जा रहा है। तो वहां पर ना कोई पेपर वर्क बाद में आपको करनी है, ना आपको वकील करने की जरूरत है, ना कोई, तो कोर्ट खुद ब खुद उसको देखेगा। उसको PIL कहते हैं। क्या कहते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। ये इसी वजह से किया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ फराहम किया जाए, खासकर ऐसे लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए जो इस काबिल नहीं है कि वो खुद से कोर्ट में जाए, तो उसके लिए PIL बनाया गया। थैंक यू सर लॉर्ड। तो ये खत्म हो गया टॉपिक।